क्या रफ़ी साहब इनएफिशिएंट थे? आशा जी रफ़ी साहब की इनएफिशिएंसी का, उनकी नाअहली का जिक्र कर रही हैं कि रफ़ी साहब गाते तो थे लेकिन उनके गानों में वो डेडिकेशन नहीं रहती थी और गानों को अपनी तरफ से उजागर करने के लिए वो कोई कोशिश नहीं करते थे। और जिस तरह से हम लोग अपने गानों को इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, उसमें एक इम्प्रोवाइजेशन ले आते हैं, रफ़ी साहब वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे। म्यूजिक डायरेक्टर जितना देता था रफ़ी साहब उतना ही गाते थे। हालांकि हम लोगों को ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब इसमें और भी कुछ अच्छा गा सकते थे। ये आशा जी ने कहा। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले यूट्यूब के चैनल यादें में फर्रुख फ़ख़ार साहब ने आशा जी से एक बड़ा ही खूबसूरत इंटरव्यू लिया और फर्रुख फ़ख़ार साहब के सवाल पे कि आशा जी आप अपने पसंदीदा मेल सिंगर्स के बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने किशोर कुमार जी का जिक्र किया और कहा कि किशोर कुमार जी का चुलबुलापन बहुत ही उन्हें पसंद था और उनके साथ डुएट गानों की रिकॉर्डिंग करते वक्त उन्हें बहुत लुत्फ़ आता था। बात भी सही है, क्योंकि किशोर कुमार साहब इतने रंगारंग शख्सियत के मालिक थे कि वाकई उनके साथ काम करना उनके साथी कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता होगा। उन्होंने मन्ना डे जी के बारे में बताया कि मन्ना डे जी बड़े ही क्लासिकल आदमी थे और हर वक्त वो क्लासिकल संगीत में गुम रहते थे और क्लासिकल गानों को वो इतना अच्छा गाते थे कि उनके साथ इन्हें काम करते हुए डर लगता था। ये आशा जी का बड़ापन है, क्योंकि आशा जी बजाते खुद अपने आप में इतनी वर्सेटाइल सिंगर हैं कि उनके लिए किसी भी गाने को गाना बहुत ही मामूली सी, बहुत ही आम सी बात है। लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा कि मन्ना डे जी से उन्हें डर लगता था। हालांकि बस ये इज्जत देने वाली बात है। वहीं पे जब हेमंत कुमार साहब का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि हेमंत दा की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल अलग आवाज़ थी और उनका जो भारी भरकम सुर लगाने का अंदाज था, और ऐसी आवाज़ न उन्होंने सुनी है न ऐसी कोई आवाज़ अब तक आई है। वाक़तन ये तो इज्जत देने की इंतहा है और बड़ी खुशी होती है कि जब एक बहुत बड़ी फनकारा अपने साथी कलाकारों को इतनी इज्जत दे रही हैं, इतनी इज्जत के साथ उनका जिक्र कर रही हैं। लेकिन मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा कि जब इन 3 पसंदीदा नामों के बाद आशा जी की वो लिस्ट ख़त्म हो गई, उनमें कोई चौथा नाम नहीं था। हालांकि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने 3 बड़े फनकारों की बड़ाई का, उनकी अजमत का जिक्र किया है, वैसे ही अब रफ़ी साहब के बारे में भी वो कुछ कहेंगी जिनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना तवील अरसा गुजारा। और मेरा ख्याल है कि रफ़ी साहब के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा डुएट गाने गाए जो कि हर रंग के थे। उनमें चुलबुले गाने भी थे, सैड गाने भी थे, खुशियों के गाने भी थे, हर अंदाज के गाने उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाए। रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्डिंग करते हुए उनका तजर्बा कैसा रहा या कैसा रहता था ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आशा जी ने वो जिक्र करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। हालांकि उन्होंने ये अलबत्ता ज़रूर कहा कि रफ़ी साहब जो थे बड़े अपने काम से काम रखने वाले आदमी थे। वो आते थे, काम करते थे और निकल जाते थे। और जिस तरह से हम लोग अपने गानों को इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, उसमें एक इम्प्रोवाइजेशन ले आते हैं, रफ़ी साहब वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे। बस वो सीधा साधा अपना गाते और चले जाते। अब ये जो चीज़ है इससे भी मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक्चुअली आशा जी क्या कहना चाह रही हैं। क्या रफ़ी साहब इनएफिशिएंट थे? म्यूजिक डायरेक्टर जितना देता था रफ़ी साहब उतना ही गाते थे। हालांकि हम लोगों को ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब इसमें और भी कुछ अच्छा गा सकते थे। ये आशा जी ने कहा। तो ऐसा लगता है कि शायद आशा जी रफ़ी साहब की इनएफिशिएंसी का, उनकी नाअहली का जिक्र कर रही हैं कि रफ़ी साहब गाते तो थे लेकिन उनके गानों में वो डेडिकेशन नहीं रहती थी और गानों को अपनी तरफ से उजागर करने के लिए वो कोई कोशिश नहीं करते थे। ये जो इम्प्रोवाइजेशन की बात है, अगर मैं इम्प्रोवाइजेशन की बात करूं तो मैं ज़रा अपने समझने के लिए समझना चाहता हूं कि अगर इम्प्रोवाइजेशन की बात आए तो बहुत सारे मुख्तलिफ अदाकारों की आवाज़ को, उनके अंदाज को इस तरह से अपने अंदर समो लेना कि जब ये गाएं तो ऐसा लगे कि वही अदाकार गा रहा है, खा वो हीरो हो या कॉमेडियन हो या कोई सपोर्टिंग एक्टर हो। इसे इम्प्रोवाइजेशन नहीं कहते,
अच्छा, नहीं कहते होंगे। तो गानों में अपने तरीके से एक ही लफ्ज को 17 बार 17 तरीकों से अदा करना, ये इम्प्रोवाइजेशन के कैटेगरी में आता है कि नहीं? नहीं, मुमकिन है। देखिए, म्यूजिक के बारे में तो मेरी जानकारी बिल्कुल नील है, मैं सिर्फ समझने के लिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो फिल्म एक आई थी राजकुमार, उसमें गाना था दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। उसमें एक जगह पे रफ़ी साहब ने बड़ी अजीब सी एक आवाज़ निकाली, एक गहरी सी आवाज़। वो इम्प्रोवाइजेशन थी? पता नहीं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों गानों की लिस्ट है कि जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब ने कंपोज़र के बनाए हुए धुनों में एक अपनी तरकीब लगाकर उस गाने को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। यहां तक कि छोटे नवाब, इलाही तो सुन ले हमारी दुआ, उसमें रफ़ी साहब ने जो तोतला कर गाया वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं था। बहरहाल, अपनी अपनी पसंद, अपना अपना ख्याल। मुझे आशा जी की इस पसंद पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इस बात की हुई कि जिस शख्स ने इंडस्ट्री में शहंशाह की तरह 36 साल तक एक ज़िंदगी गुजारी, हर म्यूज़िक डायरेक्टर का वो चाहता रहा, और जिनसे गवाते वक्त किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को इस बात की फ़िक्र नहीं होती थी कि मैंने जो कंपोजिशन बनाई है इस कंपोजिशन को कौन गाएगा, जिसने प्लेबैक सिंगिंग का एक ट्रेंड सेट किया, जिसे हम प्लेबैक सिंगिंग के शहंशाह ही नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर कह सकते हैं, जिनके ऊपर इंडस्ट्री की मेल सिंगिंग, मेल प्लेबैक सिंगिंग का आधार था, अगर उनका नाम तस्किरे के बीच में ना आए, खास तौर से ना सही, यूं ही सही, तो हैरत होती है ना। मुझे भी ऐसी हैरत हुई, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की हैरत हुई होगी कि जब अपने पसंदीदा मेल प्लेबैक सिंगर्स का जिक्र आया तो आशा जी रफ़ी साहब का नाम कैसे भूल गई। वो रफ़ी साहब जिनको गए हुए 41 साल हो गए, लेकिन आज भी हम सब रफ़ी साहब को याद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं। उनके नाम पे न जाने आज भी है हज़ारों ऐसे लोग हैं जो गाने गाकर अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। वो रफ़ी साहब जो एक आला फनकार ही नहीं बल्कि एक बहुत ही आला इंसान भी थे, उस रफ़ी साहब को आशा जी अगर भूल जाती हैं तो हैरत तो होती है, अफसोस भी होता है, लेकिन फिर सोचना पड़ता है कि आशा जी के पसंदीदा सिंगर्स की लिस्ट में अगर सचिन तेंदुलकर आ सकते हैं, कि जबकि एक बार उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं अगला गीत सचिन तेंदुलकर जी के साथ गाना चाहती हूँ, तो ऐसे में क्या कहा जाए। बहरहाल, मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं कि उनकी पसंद क्या है। मुझे तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ इस बात की हुई कि जब हम उन बड़ों का तज़किरा कर रहे हैं जिनके साथ हमारा ज़िंदगी का एक बहुत ही सुनहरा लम्हा बीता, हमने बहुत सारे काम किए, जिनके साथ हमारी न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई होंगी, ऐसे में अगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर दें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई। खैर, आशा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किशोर कुमार जी का चुलबुलापन आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वो किशोर कुमार हैं जिन्होंने खुद अपने गीतों में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया, और एक दो नहीं, कई सारे। मन्ना डे जी की बात अगर मैं करूं तो मन्ना डे जी ने हमेशा अपनी सारी ज़िंदगी में इस बात का इजहार किया कि रफ़ी साहब का खुद अपना एक घराना है, और मैंने सारी ज़िंदगी इस बात की कोशिश की कि मैं रफ़ी साहब से बेहतर गा सकूं, लेकिन मैं नहीं गा सका। ये मन्ना डे जी का कहना है। और हेमंत कुमार साहब एक बहुत आला, बहुत बड़े कंपोज़र तो थे, लेकिन जहाँ तक उनकी गायकी का सवाल है तो कुछ जगहों पे वो एक अच्छे गुलकार तो थे, लेकिन हर रंग में तो हेमंत कुमार साहब नहीं थे। वरना अगर ऐसा होता तो आन के गानों में हेमंत कुमार साहब को रिप्लेस करके रफ़ी साहब की आवाज़ में वो गाने नहीं रिकॉर्ड किए जाते, और बजाते खुद हेमंत कुमार साहब अपनी फिल्मों के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने रिकॉर्ड नहीं करवाते। मैं आपको सिर्फ एक गाने की मिसाल दूंगा, बीवी और मकान। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, बस इस गाने को याद कर लें। कंपोजिशन हेमंत कुमार साहब की है, लेकिन क्या खुद अपने ही बनाए हुए धुन को हेमंत कुमार साहब अदा
कर सकते थे अपने भारी भरकम सुर और बहुत ही अनपैरेलल अनमैच्ड आवाज़ के बावजूद। सुनिएगा ज़रूर इस गाने को। या फिर दीवाना हुआ बादल, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इन गानों में रफ़ी साहब के अलावा आप किसी और को सोच सकती हैं? सोचिएगा ज़रूर। सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा कि जब कभी ऐसा कोई मौका आए, इसके पहले भी मुझे पता नहीं कि ऐसी क्या वजह है कि आप अक्सर व बेशतर रफ़ी साहब के नाम पे या रफ़ी साहब के ज़िक्र पे कुछ अजीब सा रवैया अख्तियार कर लेती हैं, और आपको इस बात का एहसास है या नहीं, या जानबूझकर आप ऐसा करती हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन एक गुजारिश मैं करूंगा कि रफ़ी साहब के करोड़ों परस्तारों के जज्बात का भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए, क्योंकि रफ़ी साहब से उनके एक लगाव का इजहार करने के बाद, उन्हें अच्छे नाम से याद करने के बाद आप और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। आपकी मकबूलियत, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आप ऐसा ना करें। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ मैं आशा जी आपको भी नमस्कार कहता हूं, और दर्शकों, अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में भी मैं अब इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी अगले मोड़ पर। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। आदाब, सलाम, नमस्कार।